हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है। अब आपको पता होगा कि अब तक हम साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, यानी बायो के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि बायोलॉजी में क्या क्या होता है, पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जनन होता है, यानी इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। अब पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स के बारे में, क्योंकि ये जो साइंस हो गया इसमें तीन चीज़ें मिक्स होती हैं। इसमें केमिस्ट्री भी होती है, साइंस भी होती है, फिजिक्स भी होती है और बायो भी होती है, मतलब सबका मिक्सअप होता है इसके अंदर। तो फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, और केमिस्ट्री से भी आते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में आज हम 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी पूरे 200 क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ, जो आपको मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ना, फिजिक्स के, साइंस के, केमिस्ट्री के, इन सब के ना ई बुक है, जो वो आपको परचेज़ करनी होगी। वो कहाँ से मिलेगी आपको? लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके आप हमसे हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए पर्सनली बोल रही हूँ ई बुक के लिए, क्योंकि एक बार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं, यानी उनकी लैंग्वेज अच्छी है, एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। तो एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद का पढ़ा हुआ ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, इसलिए आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी ना होता है कि एक बार पढ़ लिया और हम बस हमें याद रहता है, तो कम से कम 2-3 बार तो रिपीट करना ही होता है। तो इसके लिए आपको ई बुक को इसे ज़रूर परचेज़ करना होगा। तो आपको लिंक मिल जाएगी, नंबर हमारे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, किसी कुछ पूछना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टारगेट था 2000 प्लस क्वेश्चन को जिसको हम पूरा क्लियर करके रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 600 प्लस क्वेश्चन को हमने साइंस के किए हैं, जिसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें पादप, जनन, जीव जो कुछ होता है उन सब के बारे में क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं फिजिक्स के, यानी फिजिक्स के भी 400 क्वेश्चन को हमने क्लियर कर लिया, यानी हमारे 1000 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। जो 1000 क्वेश्चन बाकी हैं उनको अब हम करेंगे, यानी जो आज का हमारा रोज स्टार्ट होगा वो 401 से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बोलता है। जो मेसन की खोज किसने की थी? तो मेसन की खोज की थी हिडेकी युकावा ने। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 402। अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं उनको विकास के लिए, खाद्यान्न के विक्रम प्रसारण के लिए, मांस उत्पादन, फल सब्जियों के जो उनके संरक्षण के लिए किस तत्वों का यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो खराब ना हो? तो कौन सा होता है? रेडियम सक्रिय तत्वों का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो खराब ना हो और अधिक टाइम तक बने रहे। क्लियर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ होगा? वो होगा ग्रेफाइट या फिर भारी मात्रा में जल। क्लियर। नेक्स्ट आता है भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत में कौन सा पाया जाएगा? वो पाया जाएगा थोरियम, जो कि बहुत मतलब कि सर्वाधिक रूप में पाया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट आएगा पर्यावरण में अणुबम का विकास किसने किया था? जो भारत होता है, भारत में अणुबम का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था भारत में अणुबम का विकास। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइक्लोट्रॉन को त्वरित तेज करने के लिए कौन सा अणु होता है? तो जो साइक्लोट्रॉन होता है उसको तेज करने के लिए प्रोटॉन का यूज मतलब एक अणु के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है भारत में प्रथम जो परमाणु संयंत्र है वो कौन सा है? तो भारत का फर्स्ट कौन सा है? जो कि तारापुर के अंदर है परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, नाम है तारापुर परमाणु संयंत्र। क्लियर। नेक्स्ट आएगा भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी का में स्थित है? तो कौन सा है जो कि भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो कौन सा है? नरोरा परमाणु संयंत्र, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, यानी किसके द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी, तो किसने की थी, ओटो होन या फ्रिजिट स्टोवेन ने। क्लियर। नेक्स्ट आता है वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था, जो फर्स्ट परमाणु रिएक्टर था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कौन था, एनरिको फर्मी ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो रॉकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो बोलोमीटर होता है उसका प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तो बोलोमीटर का यूज किया जाएगा तापमान की जांच करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का लगा रहा हो तो उसके विस्थापित मतलब जो धक्का मारता है उसमें असफल हो पाता है, क्योंकि वो दीवार थोड़ा ना गिरा पाएगा, तो वो कितने % अपना कार्य लगा पा रहा है, यानी कितनी ऊर्जा को उसमें लगा पा रहा है, तो उसमें आ जाएगा 0। एक व्यक्ति दीवार को नहीं गिरा सकता, यानी वो अपने उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 0% कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आएगा जो विबग्योर और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जो ये विबग्योर है ये कलर होते हैं, यानी जो जैसे बैंगनी से लेकर रेड तक के कलर होते हैं, जिसका एक ये प्रकाश के ही से इसका संबंध होगा। नेक्स्ट आता है कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कौन सा यंत्र होगा जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करता है, तो कौन सा होगा, विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर। क्लियर। नेक्स्ट आएगा कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, यानी अब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करना है तो कौन करता है, लाउड स्पीकर या फिर माइक्रोफोन, जिसकी वजह से डीजे पे गाने बजते हैं ना, ये उसी का उदाहरण समझ लीजिए आप। नेक्स्ट आएगा प्रकाश तरंग की गति को तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है, यानी जो प्रकाश की तरंग की होती है उसमें रेडियो तरंग में इनमें कितना डिफरेंस होता है, तो दोनों की गति एकदम सेम होती है, यानी समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज करने के लिए क्या कार्य करना पड़ता है, तो जलता हुआ कोयला या फिर मोमबत्ती उसके उदाहरण होते हैं रासायनिक ऊर्जा के, और जो ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज करने के लिए कौन सा कार्य करता है, वो आएगा वाष्प इंजन, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, तो कौन सा आएगा, सितार, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा होता है, तो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होता है, वो होती है गामा किरण, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अब आगे कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, यानी जो लोहे की जो ध्वनि होती है, आप लोहे के ऊपर आवाज़ करना तो उसकी जो आवाज़ निकलती है ना, ध्वनि निकलती है, उसकी चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है, 5130 मीटर सेकंड होती है, यानी इस स्पीड से कार्य करती है। जल में ध्वनि की कितनी होगी, वो होगी 1483 मीटर सेकंड। अब वायु में ध्वनि की कितनी होगी, वो बहुत कम होगी, 332 मीटर सेकंड, क्योंकि वायु के अंदर ध्वनि की चाल बहुत कम जाती है। नेक्स्ट आएगा अल्कोहल में ध्वनि की चाल, जो कि अल्कोहल होता है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होगी, 1213 मीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो होती है 5640 मीटर सेकंड। अब आता है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 6420 मीटर सेकंड। यानी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि किस चीज़ में ध्वनि की चाल कम होती है, किस में ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा किस में होती है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक ने। अब हम पढ़ेंगे आविष्कार के बारे में, यानी किसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अतः लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, थियोडोर मेमन ने। अब आता है रिवॉल्वर, यानी जो बंदूक होती है, इसका आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का इस्तेमाल मतलब आविष्कार किया था। नेक्स्ट आएगा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का आविष्कार किसने किया था, हैरिसन या टिंगनी ने, या फिर दोनों ने मिलकर किया था रेफ्रिजरेटर का आविष्कार। आएगी सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, किंग जिलेट के द्वारा सेफ्टी रेजर। अब आएगी विद्युत रेजर का आविष्कार जैकब सिक के द्वारा। फिर आता है बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, कौन हो जाएगा, ई टर्सेली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। अब आता है
प्रिंटिंग प्रेस होती है ना जो अखबार वाली, उसका आविष्कार किसने किया था? जॉन गुटनबर्ग ने। अब आता है माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। यानी आप तो इसका नाम भी याद कर सकते हो, मतलब ट्रिक हो जाएगी, मतलब कि फ़ोन की बजती है रिंग, वैसे ग्राहम बेल, तो ये जैसी ट्रिक भी बन गई कि ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट आएगा प्रेशर कुकर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो किसने किया था? टेनिस पेपिन ने, प्रेशर कुकर का। अब आएगा मोटरसाइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जिम डेमलर के द्वारा मोटरसाइकिल का। अब आता है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेड जॉनसन ने किया था माइक्रोस्कोप का। अब आएगा ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कौन था? माइकल फराडे ने किया था ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट आएगा पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो जो पनडुब्बी होती है इसका आविष्कार किया था डेविड बुलसेल ने किया था पनडुब्बी का। नेक्स्ट आएगा टेलीविजन यांत्रिक ऊर्जा में आविष्कार किसने किया था? जो टेलीविजन होता है इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? तो कहते हैं JL ब्रेड ने किया था टेलीविजन का। अब आएगी वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? यानी जितने आविष्कार हैं इम्पोर्टेंट उन सब के बारे में आपको बता रही हूँ। तो वेल्डिंग मशीन क्या था? एलिसा थॉमसन ने। नेक्स्ट आएगा विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? सेल्यूर व्हीलर ने, जिन्होंने विद्युत पंखे का आविष्कार किया था। अब आएगा ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का। अब आएगा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लेविस वाटरमैन के द्वारा किया गया था फाउंटेन पेन का। अब आता है रेडियम की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी रेडियम की? मैडम क्यूरी ने। इसके बाद आता है रेडियम सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसने? हेनरी बेकुलर ने की थी रेडियम सक्रियता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। यानी कुछ खोज के बारे में, आविष्कार के बारे में फिजिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी ज़्यादातर इसी से ये टॉपिक ऐसा है, तो आपको इन सब के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एक बार ई बुक ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, यानी लेनी चाहिए। क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए कर लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके अंदर 2000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट आएगा परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? नील बोहर और रदरफोर्ड ने की थी परमाणु संरचना की खोज। नेक्स्ट आएगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। अब आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर CO2 में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यानी 0 डिग्री शून्य के ऊपर CO2 की ध्वनि चाल कितनी होगी? 260 मीटर सेकंड। अब आता है 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? जो एक होता है ना, इसको ए से मतलब कि नापते हैं, तो इसका एक आध इसका मतलब हिंट हो गया। अब जो 1 एंगस्ट्रम को कितने मीटर का होता है? 10 की पावर 10 मीटर सेकंड, मतलब मीटर ही होता है। नेक्स्ट आएगा 1 ड्रैम कितने के बराबर होता है? तो 1 ड्रैम कितने ग्राम के बराबर होगा? 1.77 ग्राम के बराबर होगा। अब आता है तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो तैरने का नियम होता है ना, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया तैरने का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? एंगस्ट्रम होगा मात्रक SI। अब आता है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होगा कूलाम। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि लिफ्ट यांत्रिक आविष्कार किसने किया था? जो लिफ्ट होता है इसका आंतरिक विकास किसके द्वारा किया गया था? एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था लिफ्ट का, जिससे ऊपर नीचे आसानी से जाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है WM-1 डिग्री सेल्सियस -1 से किसे सूचित किया जाता है? यानी जो एक कोड दिखाई दे रखा है ये किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए लेता है? ये ऊष्मा की चालकता के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊष्मा की जो चालकता होती है इसका SI मात्रक क्या होता है? तो कितना होगी? वोट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वोट W से हो गया, प्रति मीटर M से हो गया, प्रति डिग्री सेंटीमीटर यानी C का सेंटीमीटर से हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आएगा कि WB किसको सूचित किया जाता है? जो WB होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स को। अब आगे चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा? तो उसका क्या होगा? वेबर, यानी WB होगा वेबर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था?
टेलर फर्न्सवर्थ ने किया था। नेक्स्ट आएगा वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडल का हो जाएगा बार, यानी BAR, बार हो जाएगा वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक। अब आ गया एक बार कितने के बराबर होता है? जो एक बार होता है वो कितने होगा? 10⁵ न्यूटन मीटर के बराबर होता है एक बार। नेक्स्ट आता है जिस उपग्रह की परिक्रमा काल पृथ्वी की परिक्रमा के काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? यानी ऐसा उपग्रह है जो मतलब पृथ्वी तो ग्रह है, इन दोनों का जो परिक्रमण काल होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, तो उसका कौन सा उपग्रह है? तो वो आ जाएगा भूस्थायी उपग्रह बोलते हैं जिसको, जो कि मतलब पृथ्वी का और पृथ्वी ग्रह और उपग्रह का दोनों का सेम होता है परिक्रमण चाल का टाइम। नेक्स्ट आएगा भूतुल्यकालिक संचार उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? यानी जो भूतालिक जो संचार उपग्रह होते हैं इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो कहता आर्थर सी क्लार्क ने बताया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कितना गाढ़ा होता है और कितनी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? आपने वैसे तो कहीं नहीं देखा होगा पर वीडियो में तो कभी देखा ही होगा ना कि ज्वालामुखी जब फटता है तो जो उसका लावा निकलता है वो कितना मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी होता है और बहुत तेज़ी से भी बढ़ता जा जाता है। वो किसकी वजह से बढ़ता है? तो किसकी वजह से हो जाएगा? उसका जो घनत्व होता है ना वो बहुत ही कम होता है, यानी वो भारी होने के बाद भी ज़्यादा स्पीड से चलता है, तो क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय के अंतराल पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? यानी एक निश्चित पथ के ऊपर गति करती हुई वस्तु जब निश्चित समय के अंतराल बार बार अपनी पूर्व गति को मतलब जैसी गति वो करते हैं उसको दोहराती रहती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो किसको बोलेंगे? उसे बोलेंगे आवर्ती गति। नेक्स्ट आता है नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो नियंत्रक छड़ होती है ना वो कैडमियम या फिर बोरोन की होती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जे थॉमस ने, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने। अब आता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट आएगा कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 1.67 की 10⁻27। क्लियर। अब आगे प्रोटॉन का तो कितना होता है? 1.672 10⁻27, ये माइनस में आएगी। अब इलेक्ट्रॉन का यानी इनका जो द्रव्यमान एग्जाम में कभी पूछा तो नहीं गया है क्योंकि ये बहुत मतलब कि इन सब का याद रखना थोड़ा हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड भी एग्जामिनर नहीं देगा क्योंकि वो भी जानता है कि हमारा भी माइंड ही है। पर जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट काम में याद रखना बहुत ज़रूरी है, बस उसके बारे में आप ध्यान रखना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया 9.108 मल्टीप्लाई 10⁻13। अब फोटोन का कितना हो जाएगा? नहीं, फोटोन की खोज किसने की थी? वो की थी आइंस्टाइन ने। अब आ गया कि फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो फोटोन होता है इसका द्रव्यमान हमेशा 0 होता है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आता है जो पॉजिट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.108 मल्टीप्लाई 10⁻31 जो कि पॉजिट्रॉन का होता है। नेक्स्ट आएगा कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने। क्लियर। नेक्स्ट आएगा सभु विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? जितनी चुंबकीय तरंगे होती है किसी भी प्रकार की हो जाए तो वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो होती है फोटोन की, तभी तो फोटोन का मतलब जी का 0 होता है। नेक्स्ट आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनका तरंग कितना होता है? 10⁻14 मीटर सेकंड होता है, 10⁻4 मीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जो गामा किरणें होते हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? जो गामा किरणें होती कितनी होती है? 10⁻20 हर्ट्ज से लेकर 10⁻18 हर्ट्ज तक इसकी होती है गामा किरणों की। अब आ गया रेडियो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होगी? 10⁻10 हर्ट्ज से लेकर
10⁴ हर्ट्ज तक किसकी आवृत्ति होती है। नेक्स्ट आएगा एक्स किरणें किसकी आवृत्ति होती है। जो एक्स किरणें होती है उनमें आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻10 हर्ट्ज तक की आवृत्ति इसमें होती है। अब आएगी जो पैराबैंगनी के होते हैं जिसमें 7 रंग होते हैं, रेड और बैंगनी से लेकर, उनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 10⁻16 से लेकर 10⁻14 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। नेक्स्ट आएगा गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य कितना होता है। जो गामा किरण होती है इनका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक की इसकी गामा किरणों की होती है। अब आएगी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक की गामा किरणों की मतलब एक्स किरणों की हो जाएगी। अब आ गया परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। जो कोई भी परमाणु होता है उसमें जो नाभिक होता है उसका आकार कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर होता है, जो कि आरआरबी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि परमाणु तो इम्पोर्टेंट है, तो एग्जामिनर सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए पूछेगा, तो आपको इम्पोर्टेंट जो कुछ होता है ना वो याद रखना जरूरी है। अब आएगा जो परमाणु होता है उसके नाभिक में मौजूद क्या क्या होता है, तो उसका मतलब आकार तक पता है कि 10⁻15 होता है, तो उसमें मौजूद क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद। क्लियर। नेक्स्ट आएगा किसी तत्व की परमाणु संख्या वास्तविक में कितनी होती है। जो किसी कोई भी तत्व होता है उसकी परमाणु संख्या वास्तविक कितनी होती है, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा जो समस्थानिक होते हैं ना परमाणुओं में किसकी संख्या समान होती है, तो मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होगी समस्थानिकों के परमाणु की संख्या, दोनों बराबर ही होंगे, जो कि आरआरबी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा वह तत्व जिसके परमाणु भार किंतु भिन्न हो लेकिन किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। कि ऐसा कोई तत्व है जिसका परमाणु भार तो अलग है पर जो उनका क्रमांक होता है ना वो समान होता है, तो वो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं समस्थानिक। क्लियर। अब आएगा ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी ऐसे कोई दो तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो होते हैं समभारिक। यानी समस्थानिक और समभारिक में फर्क चाहिए आपको पता। नेक्स्ट आता है किसी तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, तो किसके अंदर होते हैं समस्थानिक सबसे अधिक, वो होता है पोलेनियम के अंदर। नेक्स्ट आएगा सर्वप्राचीन सेल समूह की आय किस विधि से द्वारा आंकी जाती है। जो सर्वप्राचीन सेल समूह है उसकी आय कितनी होती है, वो KMAR मतलब पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि से जापी जाएगी। जो सर्व एक सेल विधि की एक विधि होती है जिसमें इनको जांचा जाता है। नेक्स्ट आएगा परमाणु रिएक्टर क्या है। यानी हम काफ़ी टाइम से परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मन में डाउट तो हुआ होगा ना कि वो क्या है, तो एक आणविक प्रकार की भट्टी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी नाभिकीय रिएक्टर होता है जिसका निर्माण होता है तो क्या कौन सी मतलब बहुत ज़रूरी है, तो ज़ैक्रोनियम होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में। क्लियर। नेक्स्ट आता है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी उम्र ज्ञात करने में किया जाता है, तो किसकी उम्र करते हैं, जीवाश्म की। नेक्स्ट आता है परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो परमाणु पायल होता है इसका यूज नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में किया जाता है, परमाणु पायल का प्रयोग। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग में होता है क्योंकि गामा किरणें उत्सर्जित होते हैं, जिसकी वजह से कोबाल्ट 60 आमतौर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आता है 50 क्या बोलता है कि अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं इसमें जो 2 इकाई होती है उन पर धन आवेश होता है, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो इसका द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। जो हीलियम का एक परमाणु होता है ना उसके बराबर इसका द्रव्यमान होता है। क्लियर। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बनाएं। अगर कुछ डाउट हो गया हो तो आप कॉल करके हमें बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप ई बुक को ज़रूर परचेज़ करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम आपको पता है किस किस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और साइंस का वेटेज तो हर एग्ज़ाम में होता है, इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलती हूँ कि आपको ई बुक ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।